वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था करंट रेशियो कि क्या कंपनी अगले 12 महीने तक सरवाइव करेगी। वो था शॉर्ट टर्म सर्वाइवल टेस्ट। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट की, यानी कि क्या कंपनी की नींव और फाउंडेशन मजबूत है। सो टुडेज रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। अगर कंपनी एक गाड़ी है तो ओनर कैपिटल या इक्विटी उसका इंजन है और डेट उसका टर्बो चार्जर। टर्बो से स्पीड बढ़ती है, ग्रोथ भी अच्छी आती है, बट अगर वो कंट्रोल में ना हो तो इंजन फट भी सकता है। आज हम यही टर्बो को एनालाइज करेंगे कि ये बैलेंस शीट में कहाँ होता है और क्या कंपनी हाई रिस्क जोन में ड्राइव कर रही है या सेफ जोन में। तो सबसे पहले देखते हैं वाई दिस रेशियो। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएं तो बैंक मैनेजर सबसे पहले यही देखता है कि आपने अपना कितना पैसा उस बिजनेस में लगाया है। दैट इज योर स्किन इन द गेम। अगर आपने लेट सपोज 100 रुपीज़ के प्रोजेक्ट में 10 रुपीज़ लगाए हैं और आप 90 रुपीज़ बैंक से मांगे तो बैंक इज इन हाई रिस्क मोड। लेकिन यही अगर आप 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और बैंक से आप 40 रुपीज़ मांगते हैं तो बैंक के लिए रिस्क कंपैरेटिवली कम है। सो डेट इक्विटी रेशियो टेल्स अस द सॉल्वेंसी कि मालिक ने अपना कितना पैसा लगाया है और कहीं सारा रिस्क वो लेंडर्स पर ही तो नहीं डाल रहा। तो आज के हमने अपने सेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लाइक व्हाट इज ईबीटी, ईबीआईटी, एबिडा एक्सेट्रा। सेकंड कंसेप्ट हम सीखेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल लेवरेज। थर्ड कंसेप्ट में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स डिसोल्यूशन के टाइम पर कैसे होते हैं। और फिर हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे जहां हम सीखेंगे फॉर्मूला एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। इन थर्ड पार्ट वी विल परफॉर्म सम लाइव कैलकुलेशंस एंड इन फोर्थ पार्ट हम जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट देखेंगे। तो आइए चलते हैं टुवर्ड्स पार्ट 1। आइए कुछ बेसिक टर्म समझते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था कि अगर टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इनको माइनस करने के बाद आप कहेंगे कि सर यहाँ तो लिखा है प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स जैसे मान लीजिए कि आग लग जाने के कारण लॉस हो जाना, या कंपनी के पास कोई लैंड था जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और उसके अगेंस्ट कुछ कंपनसेशन या मुआवजा दिया, तो इस टाइप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जनरली बिजनेसेस में नहीं होती। अगर वो होती तो हम उनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते पार्ट 4 में, तो उसके बाद हमें मिलता प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमने ये समझा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आया। तो ईबीटी या पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ही बात है। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टैक्सेस तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ईएटी यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो यहाँ देखिए ये हमने टैक्स एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए तो हमें मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने एक और टर्म सुनी होगी ईबीआईटी। ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको हम कई बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। कि तो ईबीआईटी निकालते कैसे हैं? सिंपली जो आपका ईबीटी आया अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर उसमें आप ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट तो आपको मिलता है ईबीआईटी। दैट मीन्स अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा पीबीटी था ये, और इसके अंदर अगर हम अपना फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड कर दें तो हमारे लिए इस केस में ईबीआईटी है 5,39 लाख। अब एक लास्ट टर्म और एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मीन्स कि कंपनी का कैश प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम इस ईबीआईटी में वापस से ऐड कर दें डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगती है, एमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे लाइसेंसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, उसके रिटर्न ऑफ वैल्यू है। तो अगर हम इनको भी ऐड कर दें तो हमें मिलता है एबिटा। तो एबिटा
जो होता है वो कैश प्रॉफिट होता है, और EBIT जो होता है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कंपनी का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस कॉन्सेप्ट से आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने डेट को टर्बो क्यों कहा था। लेट्स से एक कंपनी ने ₹100 इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में और 15 रुपीज़ का EBIT कमाया। अब ये 100 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कहाँ से किए? ऑप्शन 1 में हम लेते हैं 100 रुपीज़ उसने अपनी पॉकेट से लगाए एंड डेट बिल्कुल भी नहीं लिया। सेकेंड ऑप्शन में उसने 50 रुपीज़ खुद से लगाए, 50 का डेट लिया। एंड थर्ड ऑप्शन में उसने 30 रुपीज़ खुद से लगाए एंड 70 का डेट लिया। नाउ EBIT उसका था 15 रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन लोन था 10%। तो फर्स्ट केस में 0 इंटरेस्ट, सेकेंड केस में ₹5 का इंटरेस्ट एंड थर्ड केस में ₹7 का इंटरेस्ट। तो EBIT में से अगर इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिलता है EBT। तो EBT हमारा आया 15, 10 एंड 8। इसमें से हम 30% अगर टैक्स कंपोनेंट एक्सक्लूड कर दें तो हमें वैल्यू मिलती है EAT की, जो है 10 रुपीज़ 50 पैसा, 7 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ 60 पैसा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया, लेकिन आगे चलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम डिवाइड कर दे इक्विटी शेयर कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट की थी और मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मिलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ₹1.05 कमाया इन ऑप्शन ए, ₹1.04 इन ऑप्शन बी एंड ₹1.87 इन ऑप्शन सी। तो जैसे जैसे डेट का कंपोनेंट बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न्स मैक्सिमाइज होती जा रही हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे हमें टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि हमें टैक्स लगता है अर्निंग बिफोर टैक्स पर, जिसमें से इंटरेस्ट हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। लेट्स से मैंने 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इक्विटी और डेट से, और मेरा EBIT जो था वो था 8 रुपीज़। इंटरेस्ट 5 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद और टैक्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 2 रुपीज़ एंड 10 पैसा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आई 0.42। ओह माय गॉड, पहले तो मेरे पास 1.40 आ रही थी, लेकिन अब मेरे पास 0.42 आ रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज पहले हमने 15% का प्रॉफिट मार्जिन लिया था EBIT, लेकिन अब हमने 8% का EBIT लिया है, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें देना है उससे कम है। तो अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा हो जाए हमारे अर्निंग से, तो हमें डेट कंपोनेंट बढ़ाने से नुकसान होगा। तो डेट जो है वो एक विटामिन भी है और डेट जो है वो जहर भी है। डोज डिसाइड करती है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसी के साथ हम थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन। यदि आज कंपनी बंद हो जाए तो उसकी जो नेट रियलाइजेशंस हैं, चाहे वो एसेट्स हों चाहे वो कैश हो, वो किस किस व्यक्ति को किस ऑर्डर या प्रेफरेंस में मिलेगा, ये भी लॉ में लिखा है। तो सबसे पहले वो मिलेगा लिक्विडेशन कॉस्ट के टुवर्ड्स, यानी कि जो कंपनी को बंद कराने के लिए खर्चा आया उसके लिए टुवर्ड्स। सेकंड प्रेफरेंस जाएगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन को। जैसे मान लीजिए लोन होता है, लोन के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी हो या कुछ इस तरह के क्रेडिटर्स हो, उनको पेमेंट्स उसके पहले से मिलेगी सेकंड प्रेफरेंस में। थर्ड प्रेफरेंस में जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जिसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी। फोर्थ प्रेफरेंस जाएगी गवर्नमेंट ड्यूज़ को, मान लीजिए TDS का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, GST का पैसा। फिफ्थ प्रेफरेंस जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ही हैं। एंड उसके बाद भी जो बचेगा वो इस वाटरफॉल मैकेनिज्म के थ्रू मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब न्यूमरेटर यानी कि टोटल डेट में क्या हम सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स को लें? नहीं, हमें उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों कंसिडर करनी चाहिए।
और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी जो हमारा कंपोनेंट होता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये कभी कभी कुछ कंपनीज जो हैं ये अदर करंट लाइबिलिटीज़ में डाल देती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो कंपोनेंट वहाँ पर है लोन का तो हमें उसे भी इंक्लूड करना है। अब ये ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इन्हें इंक्लूड नहीं करना बिकॉज ये है तो उधारी बट इन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो हमारे टोटल डेट्स में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड अब आते हैं टोटल इक्विटी यानी डिनोमिनेटर पर। टोटल इक्विटी में हमारा टोटल आता है ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। तो ये सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस दिया होता है, वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। और अगर रिजर्व सरप्लस नेगेटिव है या नेटवर्थ नेगेटिव भी है तो भी हमें उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि लॉसेस मालिक का पैसा खाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की डेट इक्विटी रेशियो। तो हमारा टोटल डेट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और टोटल इक्विटी था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस। तो अगर हम टोटल डेट को डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी से तो हमें रेशियो मिलती है 0.74। अब हम देखते हैं रेशियो ऑफ आरआईएल। ये आरआईएल की बैलेंस शीट थी, इसमें बोरोइंग्स आ रही हैं हमारी नॉन करंट बोरोइंग्स 172,025 एंड इसी के नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी आ रही है 26,788। तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल डेट आया 198,813 एंड टोटल इक्विटी हमारी जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं 543,087। तो यहाँ पर हमारी रेशियो आई 0.37 की। अब यही चीज़ हम SCIL में भी कैलकुलेट करते हैं। तो शिनाइडर की बैलेंस शीट में हमारे पास बोरोइंग्स जो हैं वो हैं 42788 और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसके अंदर ज़ीरो हैं। लेकिन इन्होंने जो रेशियो कैलकुलेट की है अपने फाइनेंशियल्स के नीचे दी है, उसमें इन्होंने लीज लाइबिलिटीज़ को भी बोरोइंग्स का पार्ट माना है। तो इन्होंने इन टोटलिटी आप देखेंगे तो 42778 प्लस 8779 जो कि लीज लाइबिलिटीज़ हैं प्लस 600 रुपीज़ की शॉर्ट टर्म लीज लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन तीनों फिगर्स को ऐड करके इन्होंने अपना टोटल डेट कंसिडर किया है और टोटल इक्विटी वहीं से आई। टोटल इक्विटी इज़ 56,188। ओके, तो यहाँ पर हमारी रेशियो आती है 0.93। तो इन तीनों की रेशियोज हमारे पास यहाँ ऐसे आ गई। द फर्स्ट वन इज़ ऑफ ABC, द सेकेंड वन इज़ ऑफ RIL एंड थर्ड वन इज़ ऑफ SCIL। तो अब हम इसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड की डेट इक्विटी रेशियो आई 0.74। मीन्स कि बिजनेस मालिक के पैसों पर चल रहा है, क्योंकि हर 1 रुपये के लिए कंपनी ने सिर्फ 0.74 का लोन लिया है। तो दिस कंपनी इज सेफ। रिलायंस के पास हर 1 रुपये की इक्विटी के लिए सिर्फ 37 पैसे का डेट है। तो ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसके हिसाब से ये बहुत ही लो लेवरेज्ड कंपनी है, ठीक है। और SCIL की अगर आप देखेंगे तो इसकी रेशियो 0.93। ये आपको लग सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा लेवरेज्ड है, बट अगर हम SCIL की बैलेंस शीट को स्टडी करें और इसके जो बोरोइंग्स हैं 11 नंबर नोट्स में जो दिए हैं हम उस पर जाएं तो हमें पता लगता है कि इसने सारे लोन सिर्फ रिलेटेड पार्टीज से ही ले रखे हैं, जो कि कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी एक तरह से लो लेवरेज्ड कंपनी ही है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 2:1 की रेशियो से अगर ज़्यादा रेशियो हो तो वो डेंजरस है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने रिलायंस की बात की, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इनके अंदर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही 3:1 2:1 से ज़्यादा होता है। तो वो कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि इनका जो डेट है वो इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा होता है और इनकी रिटर्न्स जो हैं वो थोड़े समय के बाद आनी शुरू होती हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि क्या डेट इक्विटी रेशियो नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज़ येस। अपना फॉर्मूला याद कीजिए, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो अगर
इक्विटी हमारी नेगेटिव हो जाए, यानी कि हमारे लॉसेस ज़्यादा हों, तो रेशियो नेगेटिव हो सकती है। जैसा कि जैसे मान लीजिए कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारा डेट ले रखा है बट लॉसेस में चल रही है, तो उसकी नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो उसका डेट इक्विटी रेशियो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसी बातें जैसे कि लोग प्लान कैसे करते हैं देयर डेट इक्विटी रेशियो। तो एक तरीका ये है जो एबीसी ने फॉलो किया है। एबीसी ने क्या किया, अगर आप एबीसी की रेशियो देखेंगे तो एबीसी की रेशियो है पहले 1.38 थी, अब वो रेशियो 0.74 हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने डायरेक्टर का जो लोन था उस लोन को कन्वर्ट कर दिया इन इक्विटी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोन कम हो गया और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। तो लोन कम होने से न्यूमरेटर कम हो गया डेट का, और इक्विटी बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ गया और रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो गई। एक तरीका और होता है जिसके अंदर हम अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को लोन की रीपेमेंट कर देते हैं एट द ईयर एंड। मान लीजिए अगर SEIL ईयर एंड पे अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को पेमेंट कर दे तो उसका लोन कम हो जाएगा, इक्विटी इतनी रहेगी तो उसकी रेशियो कम हो जाएगी, और नेक्स्ट डे या अगले साल में आते ही वो अपना लोन वापस ले ले। तो ये भी एक तरीका होता है टू मैनेज द रेशियो। एक बार चेक करते हैं कि क्या RIL ने अपनी रेशियो 0.37 ही रिपोर्ट की है। तो RIL के फाइनेंशियल्स में उसके नोट्स टू अकाउंट 39 नंबर नोट में उसने यहाँ पर रेशियो दी है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू 0.37। ओके, सिमिलरली हम SEIL के लिए देखते हैं कि उसने अपनी रेशियो क्या रिपोर्ट की है। तो नोट नंबर 40 पे आते हैं, तो उसने भी दिया टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो इज 0.93। तो मैं जानता हूँ आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि इसका फॉर्मेट अलग है, RIL का फॉर्मेट भी अलग है, और जो हमने अपने नोट्स टू अकाउंट्स ABC के देखे उसका फॉर्मेट भी अलग है। प्लस सेकंड क्वेश्चन इज कि जो लीज लाइबिलिटीज़ उसने इंक्लूड की, तो क्या वो इंक्लूड कर सकता है SEIL इस तरह से, तो क्या इसके ऊपर कोई चेक नहीं है? इन सभी के जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम DSCR की रेशियो को कवर करेंगे। तो याद रखिए, इक्विटी आपको सेफ्टी देता है और डेट आपको स्पीड। डेट बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा फाइनेंस प्रोफेशनल वही है जो इन दोनों में बैलेंस बना के चल सके। तो इक्विटी के इंजन में डेट टर्बो का जोश लाता है, इक्विटी के इंजन में डेट टर्बो का जोश लाता है, और बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरा सिस्टम ही डोल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।